हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो मैं 20 मिनट में खत्म कर दूंगा और उसमें से आपको इस साल नीट में कम से कम 2 सवाल जरूर मिलेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 2 सवाल आते हैं नीट में, अगर आपका लक साथ रहा, अगर थोड़ा बैड लग रहा तो एक सवाल तो पक्का 100% है। तो बेटा ये टॉपिक आपके कवर करने वाला है आज 8 मार्क्स। कितने? 8 मार्क्स पक्के हैं आपके, ठीक है ना, इस नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको 8 मार्क्स दिलाएगा। ठीक, तो बच्चों इस टॉपिक में क्या करूंगा कि ये 20 मिनट के अंदर अंदर आपके 8 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इसमें मैं आपको थ्योरी बताऊंगा पूरी जो रिक्वायर्ड है, जिससे आप 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए तो वो निपटा सकते हो। और मैं इसमें आपको फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले का पूरा एप्लीकेशन बताऊंगा कि, और हर सिंबल का मीनिंग बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ही। उसके बाद मैं आपको इसमें बहुत सारे सवाल भी कराऊंगा। देखिए, सारे ग्राफ व्राफ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इस तरीके के। फिर इसमें मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पे आप ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें PYQs लेके आया हूं आपके लिए, और इसमें आपके लिए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके PYQs भी हो जाएंगे और थ्योरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि मुझे 20 मिनट्स के अंदर आपको कितने देने हैं मार्क्स? 8 मार्क्स दिलवाने। तो चलिए प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए क्या होता है कि साइंटिस्ट लोगों ने लेटर स्टेज में फाइंड आउट किया कि जो भी रेडिएशन आता है, यानी कि सनलाइट या जो भी रेडिएशन, उसमें 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। उसको पार्टिकल भी माना जा सकता है और उसको वेव भी माना जा सकता है। तो यहां पे हम उसका एक कैरेक्टर पकड़ते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चीज का प्रूफ है कि उसमें पार्टिकल नेचर होती है। तो दिस इज प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर। ये क्या है? प्रूफ है। ठीक, तो अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर 2 सवाल आ जाते हैं। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे तो एक ही आता है, एक फोटोन के नंबर पे आ जाता है, और भी बहुत सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, किसकी स्पीड कितनी है, बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, उन पे आ जाता है दूसरा सवाल। ठीक, तो चलिए क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? Process of emission of electron when light of suitable frequency is incident on metal surface। जब किसी मेटल सरफेस पे कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इस इवेंट को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जनरेटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के भागता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है? जैसे मान लीजिए एक मेटल प्लेट है। अब हर टाइप की प्लेट काम नहीं करेगी, ये मेटल प्लेट होनी चाहिए जिसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं। ऐसे नहीं कि पत्थर की प्लेट ला दी या मिट्टी की प्लेट बना दी, उस पर नहीं होगा। प्रॉपर मेटल की प्लेट होनी चाहिए और वो फोटो सेंसिटिव होनी चाहिए। तो जिन प्लेट्स में से ये इवेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव प्लेट, यानी कि फोटोन्स को, यानी कि लाइट को लेके वो सेंसिटिव है। तो बेटा अगर किसी ऐसी प्लेट पे ये कोई रेडिएशन गिरता है यहां से, ठीक है ना, जिसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो जैसे ये यहां पे गिरता है तो यहां से एकदम एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है। ठीक, तो ये एनर्जी है। इस एनर्जी को ये मेटल की सरफेस कंज्यूम करती है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करके निकाल देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन विद सम स्पीड भागता है निकल के। इस इवेंट को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, और वो टर्म कौन सी है? वर्क फंक्शन। ठीक है ना, वर्क फंक्शन क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, जैसे ये रेडिएशन यहां पे आता है तो ये जो रेडिएशन है अपनी कुछ एनर्जी लेके आता है और पूरी एनर्जी उठा के एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अगर वो एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और फ्री होके निकल जाता है। लेकिन अगर वो एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता। और वो पर्टिकुलर एनर्जी कौन सी होती है? वर्क फंक्शन। यानी कि ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, और ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन एक एनर्जी की अमाउंट है जिसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस
ऑफ मेटल, यानी कि वर्क फंक्शन एक एनर्जी की अमाउंट है जो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। मेटल सरफेस से, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री कराने के लिए चाहिए होती है, वो अलग चीज है। ये पूरे मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है ये। और ये एनर्जी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ओनली। और ये वर्क फंक्शन, यानी कि ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, ये केवल मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, मेटल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ये बहुत आसानी से हो जाता है, यानी कि उनका वर्क फंक्शन बहुत कम है। तो सीजियम एक ऐसा मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन मिनिमम है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्लेटिनम एक ऐसा मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन मैक्सिमम है, यानी कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत हैवी रेडिएशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डालना पड़ेगा, यानी कि 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का आपको रेडिएशन डालना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब वर्क फंक्शन ये पता चल गया आपको, इसके ऊपर कुछ बात बताऊंगा, ये हो गया। अब होता क्या है, कभी कभी वो जो वन लाइनर सवाल हैं वो इसके सेटअप पे भी आ जाते हैं। तो दिस इज सेटअप फॉर, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें क्या होता है बेटा, एक ट्यूब होती है जिसको इवैक्यूएट कर देते हैं हम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, इस तरफ कैथोड प्लेट होती है, इस तरफ एनोड प्लेट होती है। इसको कैथोड प्लेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से जुड़ी होती है। इसको एनोड प्लेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी होती है। तो इन प्लेट के बीच में ही ये कम पोटेंशियल पे है और ये ज्यादा पोटेंशियल पे है, राइट। यानी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब ये है विंडो। विंडो क्या करती है, विंडो से रेडिएशन आता है, ऐसे इस प्लेट पे गिरता है और यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो भाई यहां पे गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे भागते हैं। अब वो पॉजिटिव प्लेट है, वो कैसी प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट है। वो पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे चलते हैं और इस पे पहुंचते हैं। अब आप देखो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं तो हम कहते हैं कि करंट ऐसे चल रही है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो जब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं तो समझ लो करंट ऐसे चलती है। तो यहां इस सर्किट में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चलेगी और वो करंट ये अमीटर आपको रीडिंग देगा। और इस करंट को, जिसको हम आई बोल रहे हैं, जो इस अमीटर से पास हो रही है, इसको ही बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है भाई, ये होती है आपकी फोटो करंट। तो बेटा इस तरीके से रेडिएशन आता है और इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आती है? वर्क फंक्शन से, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन की एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो रेडिएशन गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, तो हम कहते हैं कि करंट इस तरफ चल रही है। कौन चल रहा है इस तरफ? करंट इस तरफ चल रही है, राइट, ये वाली। तो भाई करंट ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, यहां पे इसने फोटो करंट दे दी। अब आप सोचिए कि यहां पे रेडिएशन गिरने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे, बहुत तेजी से निकल रहे, स्लो निकल, ये सारी बातें, ठीक है ना, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी? इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी? इस रेडिएशन की। वोल्टेज, इन दोनों के बीच की वोल्टेज का डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। इन तीन चीजों को अगर हम अलग अलग करके देखें, ठीक है ना, तो कुछ इनके इफेक्ट दिखते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, इन्हीं पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अब यहां पे देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं हम, ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो भाई क्या होता है, वहां से रेडिएशन आता है, तो इस विंडो से जो रेडिएशन ऐसे आता है, इसकी कुछ इंटेंसिटी है। अगर इसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं तो यहां इस प्लेट पे ये रेडिएशन गिर के जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकालता है
उनके नंबर भी सेम रेशो में बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सेम रेशो में उनके नंबर भी बढ़ते हैं, एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसी रेशो में करंट बढ़ेगी। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उतने ही ज्यादा फोटॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जितने ज्यादा फोटोन डलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का मतलब है कि जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। इसलिए यहां पे इस जगह पे अगर मैं इंटेंसिटी प्लॉट करूं और इस जगह पे मैं फोटो करंट प्लॉट करता हूं, ठीक, तो बिल्कुल उसमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यानी कि इंटेंसिटी को आप 2 गुना कर दोगे तो करंट भी 2 गुना हो जाए, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर इंटेंसिटी को 4 गुना कर देते हैं तो फोटो करंट का क्या होता है भाई, वो भी 4 गुना हो जाएगी, दैट्स इट। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट ये होता है। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ वोल्टेज पे, ठीक है ना। तो जो बैटरी हमने लगाई थी यहां पे बेटा, देखो इस वाले डायग्राम में दिखाता हूं। ये वाली जो हमने बैटरी लगाई है इसकी कुछ वोल्टेज है, तो यहां से यहां के बीच में वोल्टेज जो है उसका एक डिफरेंस आता है, ठीक है ना। अब वोल्टेज का जो डिफरेंस आता है उस वोल्टेज से यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेलरेशन मिलता है। तो वोल्टेज बीच की जितनी ज्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को और तेजी से धकेला जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बीच रास्ते में खो जाते हैं इधर उधर, उनको भी ये प्लेट अट्रैक्ट कर लेगी। तो जितनी वोल्टेज आप बढ़ाओगे, जितनी वोल्टेज आप बढ़ाओगे, इस पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर उतने बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जितने इलेक्ट्रॉन, अब एक आप इसको बढ़ाते ही जा रहे हो, पोटेंशियल को, बैटरी को स्ट्रॉन्ग करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो वहां पे यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते जा रहे हैं, अब और ज्यादा पहुंचने लग गए, अब और ज्यादा। एक टाइम ऐसा आएगा यहां से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स वहां रीच करने लगेंगे, ठीक। अब जब यहां से पैदा होने वाले, जनरेट होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे हैं, तो उससे ज्यादा वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगी, करंट अब कांस्टेंट हो जाएगी। तो बिल्कुल यही इफेक्ट यहां आपको इस ग्राफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के जा रहे हैं, तो तब करंट इतनी है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ रही है। अब यहां से ज्यादा वोल्टेज कर दोगे तो उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे जो करंट आ गई है वो सैचुरेशन करंट आ गई है, सैचुरेशन करंट। ये तो करंट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब आप देखो जीरो पोटेंशियल पे, जब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, देखो यहां पे हम पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, यानी कि बैटरी को हटा के ऐसी तार लगा दी, तब भी करंट है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन तब भी पहुंच रहे हैं अगर उनमें वोल्टेज ना दी जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की एनर्जी है, यानी कि खुद ही जंप कर रहे हैं, और वो करेंगे भी क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया कि यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी के साथ निकल के भागता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम उल्टा पोटेंशियल कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वहां खींचने के बजाय एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, उसको पॉजिटिव देते हैं, तो एनोड अब रिपेल करने लगता है क्योंकि एनोड अब नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपल्शन झेलना पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो गया वहां पहुंचना। अब और ज्यादा नेगेटिव कर दिया उसको, इलेक्ट्रॉन को अब जाना और मुश्किल हो, उसको और ज्यादा नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन को और जाना मुश्किल हो गया। अब समझ लीजिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे हैं। अब एनोड को और नेगेटिव कर दिया गया है, एक टाइम पे एनोड को इतना नेगेटिव कर दिया जाता है, देखो ये पोटेंशियल तो नेगेटिव ही है ना, एनोड को इतना नेगेटिव कर दिया, देखो इस पे हम एनोड का पोटेंशियल कर रहे हैं, तो एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव करते जा रहे हैं। तो जब एनोड का पोटेंशियल इतना नेगेटिव हो जाता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच नहीं पाता, तो समझ लो उसी वक्त करंट जीरो हो जाती है। करंट कितनी हो जाती है? जीरो। भाई इस एक्सिस पे हम करंट ही तो प्लॉट कर रहे हैं, तो ये करंट कितनी हो जाती है? जीरो। उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल, बट हम केवल उसका मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है? जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी के बराबर।
E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप कर दोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब मान लो यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप बोलोगे कि सर आपने अभी बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो करंट बढ़ जाती है। तो कोई बात नहीं भाई, किसी इंटेंसिटी पे आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन है वो तो इतनी स्ट्रेंथ का रहेगा, भले ही वो नंबर में ज्यादा हो जाए। अगर आपने इंटेंसिटी कम कर दी तो सैचुरेशन करंट कम हो जाएगी, ये सैचुरेशन करंट कम हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। यहां से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वन लाइनर लिखा आ जाएगा, टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बेटा जो आने वाला रेडिएशन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो मान लो यहां पे फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है और ये फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इन बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होगा तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि यहां की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर दोगे तो आपको थोड़ा कम पोटेंशियल मिलेगा, कम पोटेंशियल में ही काम चल जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? उससे भी कम फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो और कम पोटेंशियल में ही रुक जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब भाई यहां पे क्या कहता है ये कि इंटेंसिटी सेम है इसलिए सैचुरेशन करंट सेम रहेगी, ठीक है। बात समझ में आई? सैचुरेशन करंट सेम रहेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ। यहां पे क्या है, इस जगह हम पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं, और यहां पे हम फोटो करंट ही प्लॉट कर रहे हैं। बस ये वाला ग्राफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का है, ये कम फ्रीक्वेंसी के उससे भी कम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां पे आइंस्टीन साहब ने अपना एक आइडिया दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई किसी भी मेटेलिक प्लेट पे, ठीक है ना, जो रेडिएशन आता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी होगी एच न्यू। अब इस रेडिएशन में से कुछ एनर्जी ये प्लेट खा जाती है, कितना, फाइव नॉट। तो जो एनर्जी लेके फोटोन आता है उसमें कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में चली जाती है, प्लेट खा जाती है। अब जो बची हुई एनर्जी है उसको लेके इलेक्ट्रॉन निकल लेता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये वाली इक्वेशन क्या हुई, आइंस्टीन साहब की दी हुई इक्वेशन हो गई। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और लैम्डा में ग्राफ प्लॉट करो तो एक पर्टिकुलर लैम्डा से, ठीक है ना, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर लैम्डा से, जो लैम्डा नहीं होना चाहिए, यहां फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दिस इज माय मिस्टेक, ये फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ ही नहीं आएगा, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। अब वो कहता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया, यानी कि इतने से कम फ्रीक्वेंसी रखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है, स्टॉप करने की जरूरत नहीं। जब कोई निकलेगा ही नहीं तो स्टॉप किसको करोगे, तो इससे कम फ्रीक्वेंसी पे कोई निकलेगा ही नहीं, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा ही नहीं। इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहोगे तो क्या होता रहेगा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेडिएशन की, एक फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। फिर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज्यादा चाहिए होगा। तो ये ग्राफ आपको ये बताता है। अब आइंस्टीन की ये इक्वेशन है। अब इसके ऊपर करते हैं हम यहां पे कुछ सवाल, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इस इक्वेशन पे हम सवाल करते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे ये वर्क फंक्शन है, ये क्या है, वर्क फंक्शन। अगर हम वर्क फंक्शन को h न्यू के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, वर्क फंक्शन को h न्यू के बराबर कर देते हैं तो एक न्यू नोट आ जाता है। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर हम इस फाइव नोट को h c अपॉन लैम्डा के बराबर कर देते हैं तो इस लैम्डा को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पे पता चलता है
कि वर्क फंक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेवलेंथ है और वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड वाली, समझ लो उस मटेरियल का वर्क फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी समझ लो उस मटेरियल का जो है वर्क फंक्शन उतना कम होगा। राइट, अब क्वेश्चंस पे आते हैं यहां पे। ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। यहां पे देखो सवाल क्या कहता है आपको, यहां पे ये बोल रहा है इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर। ए ऑप्शन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आइंस्टीन साहब ने बोला है कि अगर कोई रेडिएशन ऐसे आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो समझ लो इसमें जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, ये तो थ्योरी के पॉइंट हैं। दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। आइंस्टीन साहब ने बताया कि भाई जो फोटोन आता है उसकी स्पीड बिल्कुल लाइट की स्पीड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज एच न्यू बाई सी, भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये भी आइंस्टीन साहब ने ही बताया कि इसका मोमेंटम होता है, जो भी फोटोन होता है उसका मोमेंटम होता है एच न्यू, उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड, ये उसका मोमेंटम होता है, ये भी सही है। डी में इसने बोला इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, यानी कि जब मेटालिक प्लेट पे, ठीक है ना, ये फोटोन आके टकराता है यूं और यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो जब फोटोन की इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को तो गिरेगा ना वो, उससे कॉलिजन होती है, तो बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। भाई टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो कंजर्व है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक, ई ऑप्शन देखते हैं। ई में इन्होंने क्या बोला है, फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, बस ये बात गलत हो गई, ठीक है ना, नो चार्ज ऑन फोटोन, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ए बी सी डी चार ऑप्शन सही है, तो यहां पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको पढ़ के ये आपका सवाल हो जाएगा बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। डज द सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर अ लाइट, यानी कि अगर ये सोडियम है, ये सोडियम की प्लेट है, ठीक है, इस पे एक रेडिएशन गिर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी का, कितनी वेवलेंथ का, वेवलेंथ इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम का। तो ये पूछ रहा है कि क्या यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक, तो मेरे को क्या चेक करना है कि भाई इसकी एनर्जी जो ये आ रहा है, जो ये लैम्डा है, क्या इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अगर ये वाली एनर्जी जो ये फोटोन आ रहा है, इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो होगा, और अगर ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम हुई तो वो गिर के भी कुछ नहीं कर पाएगा, फ्री नहीं करा पाएगा। तो कैसे पता चलेगा, यहां चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो वर्क फंक्शन है अगर उसको आप hc अपॉन लैम्डा नोट से कंपेयर कर लो तो आपके पास लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी यहां से hc अपॉन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल, तो ये आ जाएगी आपकी कुछ सम 5820 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगी। तो अब आप ये देखो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज स्मॉलर देन दैट वेवलेंथ 6800, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पे, ठीक, जो वर्क फंक्शन है, इसका मतलब कि जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ फोटोन से, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल शो। आंसर इज बिग नो, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो आने वाला रेडिएशन है उसका जो लैम्डा है जितना चाहिए कितना, इसके हिसाब से लैम्डा नोट कितना होना चाहिए, 5820 से कम होना चाहिए, और ये उससे ज्यादा है, और लैम्डा ज्यादा होता है तो एनर्जी कम होती है, ठीक है ना भाई। मैंने पहले ही कहा है ना, एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा ज्यादा होता है, एनर्जी कम होती है, इसका मतलब यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस। तो भाई आइंस्टीन साहब की इक्वेशन लगा दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो भी उसकी एनर्जी होती है माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अब बात को ध्यान से सुनना, इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होगा आपका एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है ना। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस फाइव, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे m चला जाएगा ये, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 अंडर रूट में 2 आएगा, और ब्रैकेट में आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू कितना दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस ये वाला 5 क्या है भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, एंड दैट डिवाइडेड बाई m कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अगर इसको करोगे, ठीक है ना, तो भाई जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर भी होगा। क्वेश्चन ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल रहे फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी वेलोसिटी बताइए। अगर उसका रेडिएशन इतना है और वर्क फंक्शन इतना है, तो जो बची हुई एनर्जी है इसमें से माइनस करके बची हुई एनर्जी तो काइनेटिक होगी, उसको इसके बराबर कर देंगे, वी निकाल लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है कि लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखिए ये 2011 में आया हुआ सवाल है, बोल रहा है कि लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुज फोटोन्स हैव एनर्जीज, एक की तो फोटोन की एनर्जी, एक का एच न्यू तो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे का एच न्यू कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है इल्यूमिनेटेड मेटालिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन, अब भाई उस जो ये मेटालिक सरफेस है जिसपे ये 2 टाइप के रेडिएशन गिरेंगे, एक तो ये और एक ये गिरेंगे, इसका वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, तो ये रेडिएशन 1 मान लो, ये रेडिएशन 2 मान लो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो E1 मान लो, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको आप E2 मान लो, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी मैक्सिमम स्पीड का रेशियो चाहिए, इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो जो पहले वाला है, फर्स्ट वाला है, ठीक है भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कितनी कितनी हो गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हो गई, और 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हो गई। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाफ m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5/2। यहां से हमें पता चलता है कि v1 बाई v2 का स्क्वायर अगर हम कर दे, देखो m से m कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से v1 बाई v2 का रेशियो आ गया 1/2, दैट मीन्स 1:2 और 2:1 यहां पे आंसर होगा जो भी होगा, और ये आपका ए ऑप्शन आंसर है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल भी सॉल्व कर सकते हो, बस वही का वही फंडा लगेगा और कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जितनी भी एनर्जी आती है दैट माइनस 0.5। क्या ये वाली बात समझ आ रही है यहां तक की, राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि अ वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज 1.4 एंगस्ट्रॉम, जो फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ इतनी, इट कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज दिस। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फड़फड़ा रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी है, अब जो रेडिएशन गिरा उसकी वेवलेंथ इतनी थी, तो बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। अब भाई एक फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन पे, कुछ एनर्जी खा के इलेक्ट्रॉन वहीं हिलने डुलने लग गया, ठीक है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी बच गई, उसका फोटोन चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं पाया, वो चला गया, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जो फोटोन चला गया उसकी फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन आफ्टर कॉलिजन। तो भाई फोटोन की एनर्जी कितनी थी hc/1.4 एंगस्ट्रॉम थी, अब कितनी हो गई है hc/λ रह गई है, तो बाकी ये वाली एनर्जी फोटोन की किसने खाई है,
इलेक्ट्रॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है भाई 4.26 इंटू 10⁻16 जूल। तो आप खुद देखो, इनकी वैल्यू भी आप ऐसे ही रख दो। तो Hc को यहां पे आप ये कर दो Hc अपॉन लैम्डा, ये वाले को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका Hc अपॉन 1.4 इंटू 10⁻10 माइनस 4.26 इंटू 10⁻16। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻10 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास आंसर होगा, क्योंकि आपके पास Hc की वैल्यू भी है, ये वाले Hc की वैल्यू भी है, ये लैम्डा निकालना है, वो आ गई भाई। इतनी फोटोन की पहले एनर्जी थी, अब कुछ एनर्जी देने के बाद इतनी बची, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो जो एनर्जी उसकी खर्च हुई है वो आ जाएगी। और खर्च कितनी एनर्जी हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉन ने ले ली है, ठीक। तो ये वाला लैम्डा हमें निकालना, बाकी सबकी वैल्यू पता है, दैट्स इट। ये आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है, कब आया 2021 में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो अगर ये कोई सोर्स है तो यहां से क्या निकलते हैं, फोटोन्स निकलते हैं इस तरीके से यूं। तो वो ये बोल रहा है कि अगर ये जो लाइट निकल रही है, ये जो लाइट निकल रही है, अगर इसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, ठीक है ना, तो बताइए इससे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। अगर सोर्स की पावर है P, तो भाई नंबर ऑफ फोटोन्स होता है सोर्स की पावर P डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ये होता है। तो यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालूं तो इसकी पावर लिखूंगा, पावर कितनी दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, तो ये दे रखी है, डिवाइडेड बाई Hc अपॉन लैम्डा 6.63 इंटू 10⁻13 4 इंटू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 600 इंटू 10⁻9 ये। तो भाई नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा सम 1 इंटू 10⁻16। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन आंसर बन जाएगा आपका। इस तरीके से आप नंबर ऑफ फोटोन्स भी निकाल सकते हो, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, ये आपका 2023 में आया हुआ सवाल है। ये बोल रहा वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, ठीक है ना, सोडियम और कौन सा दे रखा है इसने, पोटेशियम, सीजियम, पोटेशियम और क्या, सोडियम। इसका कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि 3 टाइप का, ठीक है ना, ये वर्क फंक्शन 3 टाइप की प्लेट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 टाइप की प्लेट है यहां पे यूं 1, 2 और 3, और इस पे रेडिएशन गिर रहा है जिसकी एनर्जी इतनी है। तो जो आने वाला रेडिएशन है ये, इसकी एनर्जी कितनी है 2.20। तो आप खुद देखो, इसका वर्क फंक्शन तो ज्यादा है इससे, इसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा है इससे, तो इस पे तो कुछ नहीं होगा, बट पहले वाले पे निकल आएगा क्योंकि इसका कितना है 2.14। तो 2.14 इज लेस देन 2.20। तो जितनी एनर्जी का फोटोन आ रहा है उससे कम वर्क फंक्शन है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां पे नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा, यहां पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा। तो केवल सीजियम ही आपको देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पे ओनली डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप मैंने आपको काफी सारे सवाल करा दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। इस सेशन को देख के आपको क्या महसूस होता है, आप मुझे बताइए। क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है? तो मुझे बताइए अगला कौन सा टॉपिक मैं लूं जिससे आपको ये कवर करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों इस पे बेस्ड और PYQs आपको करने हैं और क्वेश्चंस भी करने हैं और आपके 8 मार्क्स पक्के। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।